अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लैंग्वेज एंड डेफिनेशंस पे है और हमारे लेक्चर के जो बेसिक एम्स हैं टू अंडरस्टैंड इमोटिव लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड न्यूट्रल लैंग्वेज। आगे हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंड इमोटिव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है और न्यूट्रल लैंग्वेज को। दिस लेक्चर एम्स टू वाइडन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स क्लियर थिंकिंग एंड इट विल प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज। अच्छा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक इमोटिव लैंग्वेज कौन सी है और कौन सी वाली सही इमोटिव लैंग्वेज है, कौन सी वाली गलत है। सेम ऐसे ही व्हाट इज न्यूट्रल लैंग्वेज और किस तरह की न्यूट्रल लैंग्वेज ठीक है और किस तरह की गलत है। अ गिवन सेंटेंस और पैसेज कैन सर्व सेवरल फंक्शंस। क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज कैन बी डिसेप्टिव। केयरलेस यूज ऑफ लैंग्वेज कैन लीड टू नीडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। अब जो है ना, यहाँ पे बताया गया है कि एक गिवन सेंटेंस और पैसेजेस के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेटिव और एक्सप्रेसिव भी हो सकती है। वो आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि उससे दूसरे पे अच्छा बुरा असर पड़ सकता है उसके एटीट्यूड पे। समटाइम्स क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो डिसेप्टिव भी हो सकता है। किसी ने कोई केयरफुल क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज किया तो वो धोखा देने के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग वैसे जेन्युइन होते हैं, क्लेवर यूज ऑफ केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो आपसे कोई पर्पस अपना पूरा करने के लिए या फायदा लेने के लिए कर रहे होते हैं। केयरलेस यूज ऑफ लैंग्वेज कैन लीड टू नीडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। अगर आपने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, बोलते हुए ऐसी लैंग्वेज यूज की है, तो ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, लड़ाई झगड़े भी पैदा कर देती है। आपने सोचा कुछ और, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कुछ और, उनका मीनिंग निकला, आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो इससे ये हुआ कि सुनने वाले ने उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। इसलिए यहाँ पे एक सेइंग है, पहले तोलो फिर बोलो। मीन्स पहले एनालिसिस करो बात का अच्छे से, मैंने क्या बात करनी है, कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, फिर जब हम बोलेंगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। The words we use to convey beliefs may be neutral and exact, but they may also have an impact on the attitude of our listeners. जो भी हम अपने वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं अपने ओपिनियन, बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए, वो वर्ड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हमारे वर्ड्स का सुनने वाले पे असर होता है, उसके एटीट्यूड पे नेगेटिव पॉजिटिव असर होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एक रोज जो है, एक फूल या रोज, उसके बारे में हम सुनेंगे तो हमारे माइंड में अच्छी फीलिंग्स आएंगी। लेकिन अगर हमें एक फूल पकड़ाया जा रहा और हमें साथ बताया जाए कि ये बैड फ्रेग्रेंस है, अच्छी स्मेल नहीं है इसकी, उसने जो लैंग्वेज यूज की है उस लैंग्वेज पे अब देखें, उसकी लैंग्वेज से हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया है। तो फूल, लेकिन जब उसने साथ कह दिया कि ये बुरी स्मेल वाला फूल है, तो उससे हमारे अंदर नाखुशगवार किस्म की फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे वर्ड्स हैं वो दूसरे के एटीट्यूड पे अच्छा बुरा असर रखते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड दैट आर कॉमनली इवोक्ड बाय सम वर्ड्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ यूफेमिज्म टू रिप्लेस देम जेंटल वर्ड्स, हार्श रियलिटी। अब यहाँ पे बताया गया है कि समटाइम्स कोई ऐसी हार्श रियलिटीज हमने डिस्कस करनी होती हैं, उनके बारे में बात करनी होती है कि उनके लिए हम वल्गर किस्म के या गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, क्योंकि उससे सुनने वाले पे के एटीट्यूड पे बुरा असर पड़ेगा। सॉरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपने कोई हार्श रियलिटीज डिस्कस करनी है तो जेंटल वर्ड्स यूज करें। इसको कहते हैं यूफेमिज्म। Literal meaning and emotive meaning of a word are largely independent of one another. किसी भी वर्ड का जो एक लफ्जी मतलब होता है और जो उसका इमोटिव मीनिंग होता है, जो फीलिंग उसके साथ हमने अटैच की हुई है, वो इमोटिव मीनिंग होता है। वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। समटाइम्स होता है लफ्जी मीनिंग उसी वर्ड का कुछ और है और उसके साथ जो हमने फीलिंग्स, इमोशंस अटैच किए हैं, वो उसको कोई और मीनिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेट, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड पब्लिक सर्वेंट, ये तीनों वर्ड, इनका लफ्जी मीनिंग एक ही है। लेकिन देखिए, ब्यूरोक्रेट का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक बड़ी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, एक बड़ी अच्छी जॉब, बड़ा ऑनर वाला एक शोभा और एक अग्रेसिव अथॉरिटी वाला पर्सन होगा।
पब्लिक सर्वेंट का हम नाम लेते हैं तो हमें ये लगता है कि बड़ा रिस्पेक्ट वाला, अप्रूवल वाला, काइंड पर्सन होगा। अब देखें दोनों का मीनिंग सेम है, ब्यूरोक्रेट और पब्लिक सर्वेंट का लिटरल मीनिंग, लफ्जी मतलब, लेकिन दोनों के साथ जो हमने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस अटैच किए हुए ना, वो उनको अलग अलग इमोटिव मीनिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है इनको लेके मोस्टली न्यूट्रल फीलिंग्स रखते हैं, ना इनके बारे में बहुत ज़्यादा इनको हाईली एग्रेसिव और ना बहुत ज़्यादा काइंड और इस तरह का लेते हैं। तो देखें तीनों जो है ब्यूरोक्रेट, पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर, लफ्ज़ी मतलब सेम है लेकिन इमोटिव मीनिंग चेंज हो गए। The medical vocabulary dealing with human elimination is neutral and not offensive. The words that are vulgar synonyms of those medical terms are shocking and unacceptable to many because of attitudes they evoke. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेडिकल वोकेबलरी जो है, जैसे कि मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसे उनके कोर्सेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि उनके कोर्सेज में या सब्जेक्ट्स में ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, सेंसिटिव और प्राइवेट टॉपिक्स, जिनको लेके वो वल्गर किस्म के टर्म्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं इस चीज को डील करने के लिए, वो न्यूट्रल लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वल्गर लैंग्वेज जो है वो सुनने वाले के एटीट्यूड पे बुरा असर रखेगी, डालेगी, तो वो न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो न्यूट्रल लैंग्वेज के बहुत सारे फायदे हैं। इमोशनली कलर लैंग्वेज जो है कुछ जगहों पर तो सूटेबल है, जैसे पोइट्री में, स्टोरीज में, लेकिन कुछ जगहों पे सूटेबल नहीं है, जैसे सर्वे रिसर्च। The responses to a survey will certainly depend in good measure on the words used in asking the question. Whether we should avoid emotive language or rely on it depends on the purpose language is intended to serve in the context. ये लोग कह रहे हैं कि सर्वे रिसर्च जो होता है ना, क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं पार्टिसिपेंट से, उसमें न्यूट्रल लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है ना, इमोटिव लैंग्वेज है, इमोशनली कलरफुल लैंग्वेज है, तो ऐसी लैंग्वेज जो है सुनने वाले को एक डायरेक्शन दे देती है कि इसी डायरेक्शन, वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, सुनने वाला भी कहता है कि मैंने भी इन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है जो ये अपनी बता रहा है, तो वो अपनी एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं बता सकता। इसीलिए कहते हैं कि सर्वे रिसर्च में न्यूट्रल क्वेश्चन होने चाहिए जिनमें कोई फीलिंग्स ना शो की गई। If we aim to provide unbiased report of fact, we undermine that objective if we use words that are heavily charged with emotional meaning. अब ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि कोई अनबाइस्ड रिपोर्ट दें किसी इंटरव्यू की या सर्वे की, कि इस बंदे की एग्जैक्ट वही वो अपनी ही फीलिंग्स बता रहा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि इमोशनली कलरफुल लैंग्वेज यूज ना की गई हो। Sometimes it is nearly impossible to avoid some emotive content such as in moral issues. अब ये कह रहे हैं कि sometimes ये भी होता है कि इमोटिव लैंग्वेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें यूज करनी पड़ती है, जैसे कि मोरल इश्यूज में। तो फिर ये कह रहे हैं कि यूज जहाँ पे करनी पड़नी है, जरूरी है, तो वहाँ पे मुनासिब से यूज करें, बहुत ज्यादा ना यूज करें, इतनी यूज करें कि अगले बंदे को बस बात समझ आ रही। तो यहाँ पे कहा गया कि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले जो है ना, वो इमोशनल इमोटिव लैंग्वेज यूज करते हैं ऑडियंस को हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, जैसे कि डालडा इतना खालिस जितना मांगा प्यार, ये तो इमोशन के साथ लिंक कर दिया ताकि लोग इंप्रेस हों। ऐसे ही पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इमोटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, सॉरी, वो इसलिए यूज करते हैं कि वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को इम्प्रेस कर सके, ठीक है। जैसा कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, वो किसी शहर में जलसा करने गया है, तो वहाँ के लोगों को कहे आपके शहर में मेरा बचपन गुजरा, इसकी गलियों में खेलते हुए मेरा सारा बचपन गुजरा, मैं इस बाजार से ये लेके खाता होता था। तो ये चीज़ें लोग, ये इमोशनल इमोटिव लैंग्वेज है, लोग अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं आपके लिए, वो लोग इम्प्रेस हों। वो ट्रिक्स इसलिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, मोटिवेट एंड कन्विंस देयर वोटर्स। The best defense against trickery for voters and consumers is an awareness of the real use to which the language before us is being put.
अब ये कह रहे हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वाले या पॉलिटिशियन इस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर आप केयरफुल यूज करते हैं, अगर आप केयरफुल इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अब ये लैंग्वेज पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा इमोटिव लैंग्वेज कौन सी है, न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रहा है या इमोशनली कलरफुल लैंग्वेज यूज कर रहा है तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा ये यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है। समटाइम्स लोग वैसे भी यूज कर रहे होते हैं इमोटिव लैंग्वेज, जेन्युइनली भी उनका कोई पर्पस नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं वो अपना कोई बेनिफिट लेने के लिए यूज कर रहे होते हैं। वी मस्ट बी ऑन गार्ड अगेंस्ट दोज हु यूज वर्ड्स टू मेक द वर्ड्स appear the better cause. With words said, Benjamin Disraeli we govern men. अल्फाज के साथ अच्छे अल्फाज अच्छे इंसान को तशकील देते हैं, बुरे अल्फाज जो है उससे इंसान का एक बुरा इमेज बनाते हैं। सो बेंजामिन ने भी यही कहा है कि वर्ड्स के साथ हम इंसान को बनाते हैं। So this was all about today's lecture. Thank you class. Thank you so much.